सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीमा पर सिंहनाद। जी हां, गलवान घाटी हिंसा के 18 दिन बाद भारत चीन सीमा पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सिंहनाद ही कहा जा सकता है। अपने चौंकाने वाले फैसलों की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लद्दाख पहुंचे और जवानों की हौसला अफजाई की। साथ ही दुश्मन देश के खिलाफ अपने तेवर स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की शर्त होगी। जाहिर है, चीन पर डिजिटल क्रांति के बाद प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पर जाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे पर इंदिरा गांधी की तस्वीर के जरिए याद दिला रही है कि जब इंदिरा गांधी लद्दाख दौरे पर गई थी तो उसकी परिणति पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बंटने के रूप में आई थी। अब देखना है कि प्रधानमंत्री का दौरा क्या सामने लाता है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि पीएम ने खुलकर चीन का नाम क्यों नहीं लिया। यानी विपक्ष सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है और मूलतः कांग्रेस पार्टी विपक्ष में इस भूमिका में दिखाई दे रही है। उनका लगता है कि चीन को लेकर सरकार का रवैया अस्पष्ट है। सवाल और भी बहुतेरे हैं। इस दौरे के साथ चर्चा की जब शुरुआत करेंगे तो उनमें उन सवालों को लेकर भी बात करेंगे। चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के अचानक हुए इस दौरे के मायने क्या हैं, आने वाले समय की संभावना क्या है। लेकिन ये चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अपनी नीति तो अपनाओ, लेकिन शत्रु की युद्ध नीति को समझना भी उतना ही जरूरी है। युद्ध में अपने शत्रु की तरह सोचना भी जरूरी है। जो भी नीति हो उसे गुप्त रखो, अच्छे के लिए सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। आचार्य चाणक्य के द्वारा जो तमाम सूत्र भारतीय जनमानस को उपलब्ध कराए गए तकरीबन 2500 वर्ष पहले, वो आज भी यकीनन हमारे लिए बड़े मददगार रहते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में भी उनका यह सूत्र बड़ा कारगर है कि हम जो भी नीति अपनाएं उसे गुप्त रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ प्रयास इस बात का भी हो कि सोचे अच्छा, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहें। अब आज हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं इसके संदर्भ में कई सारे सवाल हैं। एक तरफ तमाम लोगों का मानना है कि हौसला अफजाई के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह कोशिश न केवल सराहनीय है बल्कि वंदनीय है। एक प्रधानमंत्री जब सीमा पर खुद पहुंचता है तो जवानों में एक अलग ही उत्साह का संचार होता है। भरोसा आता है कि कठिन परिस्थितियों में पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री की मौजूदगी के रूप में होता है। वहीं विपक्ष को ऐतराज इस बात को लेकर है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें 29 मिनट का भाषण दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन का एक नार भी नाम नहीं लिया। ये उनका सवाल है। दूसरा सवाल दागा मनीष जी के द्वारा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मनीष तिवारी, उन्होंने ये कहा एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कि 1971 में इंदिरा गांधी भी गई थी लेह, और जब लौटी तो उसकी परिणति पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर और बांग्लादेश के जन्म के रूप में हुई। क्या ऐसा कुछ उम्मीद करें? उनके सवाल है। समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री के अचानक हुए इस दौरे के मायने क्या है। चार खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रहे डीपी वत्स साहब। डीपी वत्स साहब सेना में तो लंबे समय तक सेवाएं दिए ही, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिम्मेदार नेता भी हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं, सेना की जो मेडिकल यूनिट होती है उसके प्रमुख रहे हैं। हर दृष्टि से उनका यहां पे मौजूदगी हम लोगों के लिए इस यात्रा के आयाम को समझने में मददगार रहेगी। मेजर जनरल रहे विशंबर दयाल साहब भी हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोर्चों जिन पर हम बात करते हैं उन तमाम मोर्चों पर उनकी तैनाती रही है। निश्चित रूप से आज के इस दौरे के संदर्भ में उनकी टिप्पणियां हमें नतीजे पर पहुंचने में मददगार रहेंगे। अनिरुद्ध सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल वह प्रदेश है जहां से भी हमारे देश की सीमाएं चीन से जुड़ती हैं। और साथ साथ निष्पक्ष राय रखने के लिए देश के ख्यातिनाम पत्रकार, हम सबके वरिष्ठ आलोक मेहता जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर दयाल जी से करता हूं। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे मोर्चे पर। 11,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने खुद अपनी आमद दर्ज कराई। जैसा कि उनका तौर तरीका है, वो हमेशा चौंकाते हैं, आज भी उन्होंने चौंकाया। किसी को खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। सुबह 6:30 बजे निकले, 9:30 बजे लद्दाख पहुंच गए और 11:30 बजे वह 11,000 फीट ऊंचाई पर कोई जगह है नीनू करके, नीमू, वहां पर पहुंचे। बाकायदा मोर्चे पर सैनिकों को संबोधित भी किए, हॉस्पिटल भी गए
तमाम बातें गई। कुल पूरे घटनाक्रम को बतौर सैन्य अधिकारी विशंबर दयाल जी किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए हिमांशु, पहले तो मेरा रैंक मेजर जनरल है जी। आपने जनरल का रैंक, मेरे साथ डीपी पद साहब बैठे हैं जी जी हमारे रहे सर, तो उनके सामने मैं हूँ, ऐसी बात नहीं। जी दूसरी बात, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, और मुद्दा ये है कि जो प्रधानमंत्री ने किया, मैं समझता हूँ वो बहुत उचित था, और प्रधानमंत्री ऐसे ही करते हैं। देखिए, हम चाइना के साथ एक तरह से युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरह से हमारी और चीन की सीमाएं, हमारी और चीन की सेनाएं जैसे तैनात हैं। एक तरह से जैसे 15-16 तारीख को जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे 20 शहादत हुई, हमारी 20 बहादुरों की, इस दौरान इतनी टेंस सिचुएशन है एलएसी पर, इतनी गंभीर सिचुएशन है, और मैं समझता हूं इसमें कोई ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री को बिल्कुल ठीक किया, बड़े अपनी सोची समझी उसके, और इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी है और इसमें गैसिंग भी है। देखिए, 3-4 चीजें कन्वे करता है। एक तो जिस स्थान से, जहां से उन्होंने जहां लैंड किया, जहां उन्होंने ब्रीफिंग जवानों से बातचीत की, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से चाइना और पाकिस्तान दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, दोनों को एक बहुत अच्छी मैसेजिंग जाती है। और मैसेजिंग, एक और भी बहुत बड़ी मैसेजिंग आज इन्होंने दी, भारतीय जवानों का हौसला अफजाई की, इसमें कोई शक की बात नहीं, भारतीय सेना का हौसला अफजाई की, इसमें कोई शक की बात नहीं, देश का हौसला अफजाई की, इसमें कोई शक की बात नहीं। देश जिस दौर से गुजर रहा है, देश को एक हाई मोरल की जरूरत है, हाई प्लेटफॉर्म की जरूरत है। लेकिन एक उन्होंने बहुत अच्छी की, जो कि एक बहुत जरूरी मैसेज था, एक मैसेजिंग है जो कि चाइना को जानी चाहिए कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, और इसमें भारत की सेना, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की पॉलिटी एक साथ एक प्लेटफॉर्म से चाइना का मुंहतोड़ जवाब देंगी। ये चाइना की लीडरशिप को कन्वे करना बहुत जरूरी था, और मैं समझता हूं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री हैं, उनको हर चीज में, छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, कई बार हम कह चुके हैं कि भाई, प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री जाते थे, इंदिरा जी जाती थी, वो लोग दोनों 1965-71 वॉर की हमारी मेमोरीज हैं, उन लोगों ने बड़ी मैच्योर बातें की हैं। तो प्रधानमंत्री से स्टेट्समैन लाइक चीजें, वरना उन्होंने सब कुछ बोल दिया। उन्होंने एक तरह से चाइना को बोल दिया, आप एक्सपेनिस्ट थे, दुनिया को एक मैसेज दिया, चाइना को नहीं, एक ह्यूमैनिटी को और एक दुनिया को मैसेज दिया है कि एक कंट्री एक्सपेनिस्ट है, एक कंट्री जो है वो कम्युनिज्म के थ्रू, और आज उस माहौल में दिया जब दुनिया के अंदर ऑलरेडी लोग चाइना को बहुत रोष है, चाइना के प्रति दुनिया की कम्युनिटीज का, चाइना के को सब शक की नजर से देखते हैं। ऐसे दौरान में जो प्रधानमंत्री ने आज किया, वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। उसके अंदर एक ब्रावडो थी। ब्रावडो मतलब सेना के साथ जाकर, सेना के साथ खड़े होकर दुश्मन के बारे में बोलना, अपनी स्थिति को मजबूत करना और अपने जवानों का हौसला अफजाई करना, देश को एक देश को संदेश देना कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, मुद्दा गंभीर है। और इससे एक और भी चीज हुई है, जब प्रधानमंत्री वहां चले गए हैं, तो या तो जो 5 मई की स्थिति थी उस पर चीन लौटेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको प्रेशराइज करेगी और चीन समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो भारतीय सेना तैनात है, हो सकता है लंबे समय तक रहना पड़े, लेकिन एक दिन चीन को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के वहां जाके लौट आना कोई सेरेमोनियल नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी उसमें गए थे। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की, जवानों को जो घायल थे हॉस्पिटल में उनसे मिले, उनकी हौसला अफजाई की, एक बहुत अच्छा मैसेज गया, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया, और भारत को इसको एक्सप्लॉइट करते रहना चाहिए। भारत को चाइना को रेस्ट नहीं लेना देना चाहिए। चाइना एक बहुत ही, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चाणक्य ने जो कहा, पर मैं पिछले 70 साल से एक बात कह रहा हूं, चाइना और पाकिस्तान पर जो भी भारतीय विश्वास करता है, वो विश्वासघात उसके साथ होगा, वो भारत के साथ भी विश्वासघात होगा। देखिए, चावनलाई पर बिलीव किया नेहरू ने, और क्या नतीजा आया। और मोदी जी ने देखिए लीप पर इतने दिन से, पिछले 5 साल से उन्होंने इन्वेस्ट किया और अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट किया, नतीजा हमारे सामने है। तो चाइना विश्वासघाती है। चाइना और पाकिस्तान पर भारत किसी समय आराम नहीं ले सकता जब तक ये दोनों हमारी बॉर्डर सेटलमेंट नहीं होती, पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं होते। ये हमारे दुश्मन है, जो इस चीज को समझेगा, जो इसी तरह कार्रवाई करेगा, वही इस देश को आगे ले जा सकता है। बड़ी सीधी बात की है विशंबर जी आपने, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और जो स्पष्ट बात थी वो भी आपने कही कि चीन पर जो भी भरोसा करेगा वो विश्वासघात का शिकार होगा, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वर्तमान दौर में नरेंद्र मोदी है। पर मेरा आपसे जानने का विषय है कि हम अपने सेना के जवानों से उम्मीद करते हैं, जब भी संकट का समय है वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करें, साहस का प्रदर्शन करें, आर पार की लड़ाई लड़े, ये उम्मीद की जाती है। सेना इन सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है,
पर देश के प्रधानमंत्री सीमा पर पहुंचते हैं, 29 मिनट का भाषण देते हैं, पर जिसके खिलाफ जवान लड़ रहे हैं उसका नाम तक नहीं लेते हैं। आपसे समझना चाहूंगा, सैनिकों के मन में यह सवाल नहीं आया होगा, जब यहां बैठे हुए स्टूडियो में मेरे मन में सवाल है कि 29 मिनट का भाषण, सब कुछ कहा लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। हम बात कर रहे हैं कि सैनिकों का हौसला बड़ा होगा, सैनिकों के मन में नहीं आया होगा कि हम जिसके साथ में जान की बाजी लगा रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री उसका नाम तक लेने से संकोच कर रहा है। ये मेरी शंका है, या इसका कोई समाधान आपके पास है बतौर सेना के इतने वरिष्ठ अधिकारी रहने के नाते? देखिए, मैं सिर्फ एज ए सैनिक बात नहीं कर रहा हूं। अब काफी दिन से मैं टीवी चैनल्स पे आता हूं, काफी दिन से मैं अध्ययन करता हूं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री वहां जाके चीन का नाम लेते हैं ना, तो फिर मैं समझता हूं चीन का नाम पहले पार्लियामेंट में ले और पार्लियामेंट डिसाइड करे और फिर प्रधानमंत्री चीन को चेतावनी दे। देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आज के दिन क्या है, आज के दिन देखिए ग्लोबल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप एक चीज समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट कोई भी चाइना का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कोविड, आखिर जो आज दुनिया झेल रही है कोरोना की मार, वो भी तो चाइना के कारण झेल रही है। एक वो यूएन का परमानेंट एक आपका एक विंडो है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर भी उस विंडो को नहीं छोड़ते तो भारत के पास युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं है। एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डिस्कशंस की एक विंडो छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं चाहता हूं, अगर वहां पे रक्षा मंत्री जाते और वो नहीं लेते चाइना का नाम, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता। अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं लेते चाइना का नाम, मैं ऑब्जेक्ट करता। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर देश के, अगर कल पार्लियामेंट इस तरह से पास कर दे रेजोल्यूशन, तो फिर या तो लड़ाई लड़िए साहब, वरना ये 20 बहादुरों का जो शहादत है ये आपको झेलेगा। यही नहीं, आपके जो पड़ोसी मुल्क है वो कहेंगे भारत से कमजोर देश कोई नहीं है। तो ये एक विंडो दी है मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं एक स्टिल विंडो है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है उनके प्रीमियर से, चाइनीज प्रीमियर से। ये उनको मैं समझता हूं कि भाई डायरेक्टली हम अभी भी आपको एक विंडो दे रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री डिप्लोमेटिकली आप इसको रिजॉल्व कीजिए, आप अपने स्टेटस पर चले जाइए। दुनिया जानती है आज के दिन। और देखिए, अगर इतनी गंभीर स्थिति है तो चाइना ने कुछ वायलेट किया ना, वरना हम अपनी पूरी सेना को थोड़ी मोबिलाइज करते। हमने कुछ वायलेट किया, ये आपका कहना है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात से इंकार किया कि हमारी सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, हमारी सीमा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों बातें हैं, लेकिन एक परिपक्व अधिकारी के नाते आपने एक गुंजाइश दी है प्रधानमंत्री के पूरे एक्ट को लेकर कि ये अगर कहना भी है तो पहले पार्लियामेंट में कहेगा, और पार्लियामेंट से जब सहमति मिलेगी तब देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आपका एक नजरिया है, गंभीर नजरिया है। लेकिन मैं वत्स साहब के पास में आता हूं। वत्स साहब, जो बात विशंबर जी ने कही, मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। देश को यह जानकारी मिली थी कि हमारे देश के सम्मानीय रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी गुरुवार को लेह के दौरे पे जा रहे हैं, सीमा पर जाएंगे, सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे। अचानक खबर आती है दौरे से एक दिन पहले कि वहां की परिस्थितियों के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का दौरा रद्द हो गया है। और आज सुबह अचानक पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री उस मोर्चे पर पहुंच गए हैं। देश समझ नहीं पा रहा है कि रक्षा मंत्री के जाने में क्या कठिनाई थी और प्रधानमंत्री के जाने में क्या सहूलियत। आप सेना के बड़े अधिकारी भी रहे हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद भी हैं। सवाल जहन में है जनता के, उत्तर की अपेक्षा है आपसे। देखो, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री अचानक गए, आपका एक तो ये सवाल है। ऐसे मोर्चों पे, ऐसे मौकों पे, व्हेन कंट्री इज इन ए कंटिन्यूड स्टेट ऑफ वॉर और प्रिपेयर्डनेस, एट द सेम टाइम इन ए कंटिन्यूड स्टेट ऑफ डेलिब्रेशन, बातचीत का भी हिसाब किताब बनाए हुए और साथ में हम तैयार हैं और झड़प भी हो चुकी है जी। तो सीडीएस का जाना भी अनाउंस था और प्रधानमंत्री गए। जैसे कि विशंबर दयाल जी ने कहा कि भाई इस तरह से प्रधानमंत्री का पहुंचना ये एक नई बात नहीं है, खासकर एक ऐसे संवेदनाशील जगह पे जी। तो इसके लिए इट अगेन गिव्स ए वेरी गुड मैसेज एंड दैट मैसेज इज मैसेज ऑफ सरप्राइज टू द एनिमी। आप एक बात जरूर कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए आधा घंटा बोल दिया जी। देखो, ये बड़ी विंडो जो ये कह रहे हैं साफ है कि वी आर इन ए कंटिन्यूड स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जैसे इजराइल के हालात हैं कि वी आर रेडी ऑलवेज एंड इन ए कंटिन्यूड स्टेट ऑफ वार व्हाट्सएवर, जैसे पाकिस्तान से हम इंसर्जेंसी में उलझे हुए हैं जी। इसी तरह चाइना हमें ध्वंस दिखा रहा है और एज इट हैज बीन सेड
जी। कि इन दोनों मुल्कों पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, जी। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज भी है जी। कि जैसे चाइना पे दबाव बना हुआ है, अमेरिका से ट्रेड वार है जी। और एलिगेशन है, हांगकांग में टर्माइल है, जी। ताइवान तैयार है, वियतनाम तैयार है, जापान उधर से है। जी। ऐसे हालात में वी मीन बिजनेस एंड जी। बिजनेस इज के मैन बिहाइंड द गन, जी। उनको शाबाश देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। वैसे तो मशीन्स डू काउंट, बट मैन बिहाइंड द मशीन हैज बीन काउंटिंग एंड इट रियली काउंट्स। उसके लिए जवानों का हौसला बढ़ाना, जी। देश को मैसेज देना और साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, जी। मगर हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने इसी तरह वहां पे जाना चाहिए, जी। रादर देन एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट हो, एक बहुत बड़ा मीडिया हू हल्ला हो कि जी। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो ए सोल्जरली मूव व्हाट प्रधानमंत्री हैज डन, एंड ही हैज मोर और लेस जी। फ्रंट लाइन पे जाके फ्रंट लाइन सोल्जर्स के साथ आत्मसात हुए हैं। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। पर बस साहब, मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। आपने सारी बात कही, प्रधानमंत्री के दौरे पर कोई ऐतराज भी नहीं, बल्कि गर्व ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना साहस है। उसको लेकर भी एक सवाल है बतौर डॉक्टर आपसे। लेकिन मेरा उससे पहले जो सवाल था आपसे जानने का कि रक्षा मंत्री को जाना था, राजनाथ सिंह जी को, जिम्मेदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, भरोसेमंद नेता हैं, उनका दौरा स्थगित हुआ और प्रधानमंत्री खुद गए। क्या वजह रही कि रक्षा मंत्री का दौरा निरस्त किया गया? क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी साथ में होना चाहिए? इसी पर तो विपक्ष घेरता है कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है सब कुछ अच्छा करते हैं, पर सियासत का मोह उनसे छूटता नहीं है। कहीं पूरा का पूरा माइलेज जो उन्हें लेना था कहीं बट ना जाए। क्या इसके कारण से राजनाथ सिंह साथ नहीं दिखे, राजनाथ सिंह का दौरा निरस्त हो गया? ये सवाल है, बतौर सांसद आपसे जवाब अपेक्षित है। हमारी सरकार माइलेज नहीं लेती, हमारी सरकार जिम्मेदारी निभाती है। जी। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये एक फौजी मूव है। जी। राजनाथ सिंह जी भी जाएंगे, मौका पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे राजनाथ सिंह भी जाएंगे। वो रशिया भी गए, वो डिफेंस मिनिस्टर का जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। जी। यहाँ प्रधानमंत्री हेड ऑफ टीम है, टीम कैप्टन है, उन्होंने उचित समझा और वो जाके अनअनाउंस चले गए। जी। इसमें मैं यूं कहता हूं कि क्यों ना जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों ना जाएं, जाना कोई गलत नहीं है और वो चले गए। ये तो हमने सवाल ही नहीं किया बस साहब, हम तो स्वयं ही कह रहे हैं कि ये तो बहुत साहस का काम किया, प्रशंसनीय काम किया। पर राजनाथ सिंह का दौरा निरस्त किया गया या राजनाथ सिंह जी को साथ में नहीं रखा गया, ये सवाल है। इस सवाल के संदर्भ में कुछ आपके पास कहने के लिए है? मैं ये कहता हूं रिजर्व भी रखे जाते हैं, जैसे सेना रिजर्व रखती है, टीम कैप्टन अपने टीम प्लेयर्स को रिजर्व भी रखते हैं। बड़ा सुंदर जवाब दिया बस साहब ने। राजनाथ सिंह रिजर्व में है। लेकिन मेरा एक सवाल और है प्रधानमंत्री के साहस को लेकर। आप तो पेशे से चिकित्सक रहे, बहुत अनुभवी चिकित्सक रहे। अमूमन जब ऐसे ऊंचाई वाले इलाके पे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि थोड़ा रुक कर जाएं, उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लें, तब जाके इतनी ऊंचाई पर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री 70 साल की उम्र हो रही है, लेकिन वो सीधे उड़ान भरते हैं, लद्दाख में उतरते हैं, फिर जाके 11,000 फीट ऊंचाई पर भी जाते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि बतौर डॉक्टर ये अनुमति उनको किसने दी इतना बड़ा जोखिम लेने की, और नरेंद्र मोदी इतना जोखिम क्यों लिए? आप सहमत है कि ये एक जोखिम का काम था? हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। जी। हाई अल्टीट्यूड पे जाने के लिए पहले मेडिकल जरूर होता है, जी। फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। जी। वो प्रधानमंत्री का भी फिजिकल फिटनेस है, वो योगी आदमी है जी। वो प्राणायाम करते हैं जी। और उनका भी मेडिकल जाने से पहले सबका मेडिकल होता है। जी। उसमें 3-4 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे के लिए आप अनएक्लेमेटाइज्ड भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जी। वो वहां पे मोर देन 12 आवर्स रहना पड़े तो उसके बारे में एक्लेमेटाइजेशन की जाती है। आपको याद होगा कि इवन मनमोहन सिंह जी भी अनएक्लेमेटाइज्ड एक दफा शाइचिन ग्लेशियर भी गई थी। जी। तो 6 आवर्स के लिए
एक फिट आदमी को वो रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जी एंड साइकोलॉजी आल्सो, प्रधानमंत्री इज वेरी, मैंने कहूंगा बड़े चुस्त और तंदुरुस्त और दुरुस्त है, जी, तो इसमें कोई मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है। कुल मिला के बेहद चुस्त और दुरुस्त इसके चलते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर चलता हूं क्रमागत रूप से अनिरुद्ध सिंह जी के पास में। अनिरुद्ध जी, दो सवाल आपसे हैं। एक, मनीष तिवारी जी आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सूचना प्रसारण जैसा महत्वपूर्ण महकमा संभाला। उन्होंने एक ट्वीट किया है 1971 का इंदिरा गांधी के दौरे को लेकर, और साथ में बताया है कि इस दौरे के बाद में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। जानना आपसे, कांग्रेस चाह क्या रही है कि देश युद्ध की घोषणा करे, चीन के दो टुकड़े करे, इसलिए ये फोटो पोस्ट किया, या इसके कोई और मायने हैं? दूसरा, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या नजरिया है आपका? देखिए, जहां तक माननीय मनीष तिवारी जी ने जो ट्वीट किया है, देखिए कोई भी प्रधानमंत्री है, जहां ऐसे हालात होंगे वहां वो जरूर जाते हैं जी। पर बताना यह है कि क्या 15 फोर्टनाइट से ऊपर हो गया है जो चीनी सैनिकों के साथ भिड़ंत हुई है जी, क्या 15 दिन बाद, इतने दिन बाद मौका मिला प्रधानमंत्री को जाने का? क्या पहले रक्षा मंत्री नहीं जा सकते थे? सवाल ये था जी। रही बात जो आपने दूसरा आपने प्रश्न किया है जी। देश ये जानना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री से, देश उनके साथ है इस मामले में, कोई निसंदेह, पर जो कुछ कर रही है वो फौज कर रही है। आर्मी को क्रेडिट जाना चाहिए। फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। आप चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करिए, मोबाइल एप्स बैन करने से जो है नहीं सुलझेगा मामला। आप उनके इकोनॉमिक क्राइसिस जब तक आप चाइना के नहीं लाएंगे तब तक वो घुटने नहीं टिकेगा। जी, सेना को क्रेडिट जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर 1971 के संदर्भ में पाकिस्तान से जीत हुई तो वो इंदिरा गांधी की उपलब्धि थी, और अगर नरेंद्र मोदी मोर्चे पर जा रहे हैं, कोई फैसले ले रहे हैं, तो उससे कांग्रेस को इतनी शिकायत। कांग्रेस कब तक भटकती रहेगी इस प्रकार से मोदी जी के नाम पे? देखिए, जब 1971 की वॉर हुई थी तब इंदिरा गांधी जी ने खुद स्वयं ऑफिसर्स, और ये कभी नहीं बोला गया कि इंदिरा गांधी जी की वजह से जो है वॉर जो है वो जीती गई, कभी ये नहीं कहा गया। साथ ही बात यह है कि अच्छा हो तो प्रधानमंत्री कर रहा है, अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो वो फौज जाने। तो ये जो दोहरी मापदंड जो अपना रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश की सीमाएं केवल मात्र जो है हमारी जो इंडियन आर्मी है वही करती रही है, अपने जान पे खेल के, अपनी जान गंवा के। और जो शहीद हुए हैं, मैं समझता हूं उनके घरों पे भी जो है हमारे रक्षा मंत्री को जाना चाहिए, उनके हालचाल पूछने चाहिए, उनके परिवार कैसे है ये जानने अत्यंत जो है आवश्यक है, ताकि दूसरे जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनका मनोबल इससे बढ़ेगा। अनुज जी, अब पाकिस्तान में बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में फैसले हमारे यहां की सरकार लेती है, सेना अपने स्तर पर फैसले नहीं लेती है। हम इसी लोकतंत्र को जानते हैं। क्या आपकी अपेक्षा है कि यहां पर फैसले सेना के द्वारा लिए जाएं, जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में सेना ही फैसला लेती है और राजनेता उनका अनुसरण करते हैं? क्या इसके हामी हो रहे हैं आप? बैटल फ्रंट पे केवल फौज लड़ती है, और समय आने पे फौज के ऑफिसर्स को, आर्मी के ऑफिसर्स को अपने फैसले ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। मैं ये समझता हूं। आपका ये नजरिया है, लेकिन मैं आलोक मेहता साहब के पास भी चलता हूं। आलोक मेहता साहब से मुझे एक विस्तार से चर्चा करनी है प्रधानमंत्री के दौरे के संदर्भ में। लेकिन सबसे पहला सवाल मेहता साहब मेरा वो है जो मैंने वत्स साहब से पूछा था। राजनाथ सिंह का दौरा निरस्त करा के प्रधानमंत्री का दौरा, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आलोक मेहता इस पर? हिमांशु जी, देखिए, जिस तरह की रणनीति बनती है जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत होता है जी, और आप देखिए यदि संयुक्त राष्ट्र सभा में जब भाषण देने जाना होता है जी, ये थोड़ा वहां कहिएगा टेक्निकल को पीछे इको आ रहा है, लेकिन खैर जी जी, मैं आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है हमें। वहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तब, अच्छा ठीक जी। है। तो विदेश मंत्री जो है वो उस समय नहीं जाते हैं सामान्यतः। कभी कभी हो सकता है पहले चले जाएं, बाद में वहां पर रहें, या वो वही भारत का प्रतिनिधित्व करें जी। इसलिए रक्षा मंत्री का नाम यदि पहले लिया गया, मैं यदि समझ पाया, वैसे आपके पास सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं वो भी बताएंगे जी। कई बार जब ऐसे कभी दौरे होते जो बहुत संवेदनशील इलाकों में हो
जी क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई बहुत बड़ी खबर लेने जा रहे हो तो आप कहते हैं ब्यूरो चीफ चला जाएगा जी और आप सीधे पहुंच गए, उनसे कहते हैं भाई रुक जाओ, वो मुझसे ही बात करेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही बात करने वाला जी। है। हम अपने ऊपर भी मान लागू करते हैं ना ये बात। जी तो राजनाथ सिंह जी का नाम दिया गया, विचार विमर्श भी हुआ होगा, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा भी मैं मान सकता हूं, चूंकि मैं डिफेंस काफी समय से कवर करता रहा हूं, जी कि भाई आप कहिए प्रधानमंत्री के दौरे के समय कोई वहां कोई हमला की कोशिश कर दे, कोई मिसाइल चला दे, तो क्या उसके पहले एक सरप्राइज विजिट तो होना ही चाहिए। जी देखिए हम ही कई बार यदि हमें कहीं आप तो वर्ड नक्सल वाले एरिया में रहते हैं, जी आप ऐसा नहीं करते कि पूरे अखबार में छाप दें आज हिमांशु जी बस्तर के इस हिस्से जहां पर गोलियां चल रही हैं वहां आज जाकर के शूटिंग करने वाले हैं कैमरे पर जी। जनता टीवी के लिए। जी। आप अनाउंस करके नहीं जाएंगे, आप जाते हैं अपना कैमरा लेके अपनी सुरक्षा को लेकर के और कहते भाई मैं तो आया हूं, लोगों से मिलने के लिए आया हूं ना। जी तो मुझे लगता है एक तो इसको थोड़ा सा बेनिफिट डाउट देना चाहिए, वो ठीक है कांग्रेस पार्टी का हक है, लेकिन मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ूंगा, ये तो वो छोटी बात है कि राजनाथ सिंह जी के उनका जाना हमारे देश में कई, आपको और आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, कई देशों में परंपरा होती है जो चीफ कई लोग पीछे से लड़ाई करते हैं। जी चीन तो खैर और भी छत में लड़ाई, और पाकिस्तान तो छत में लड़ाई करता है, वो दूसरा पहलू है। जी। लेकिन एक प्रधानमंत्री के नाते एज चीफ, देखिए हमारे वैसे तो राष्ट्रपति ही आर्मी के जैसे कहते हैं कि सर्वोच्च कमांडर है। पूरे प्रमुख हैं, जी लेकिन राष्ट्रपति का जाना भी एक महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री आगे जाकर कमांड अपने मंत्रिमंडल भारत देश की तरफ से भी एक मैसेज वहां दे। जी और देखिए वहां चीन का नाम लेना, मैं बहुत आश्चर्य, मुझे मनीष तिवारी बहुत अच्छे और मेरे मित्र भी हैं, जी क्यों कहेंगे चीन का नाम, आप बताइए ना। आप यदि कह रहे विस्तारवादी को चीन अकेला है, कई देश की दुनिया की ताकत, ब्रिटेन ने तो पूरी आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, जी वो तो उससे कहां लोग प्रभावित नहीं थे। हांगकांग अभी वहां जो छटपटा रहा है तो वो तो ब्रिटेन के कब्जे में था। जी तो विस्तारवादी में हम तो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं जी कि ये विकास का मुद्दा है। भारत इस समय वो छोटी मोटी बातें नहीं करता कि मेरा ये दुश्मन जी। है। अरे भाई शिमला समझौते, आप शिमला का नाम लिया तो एक बात और जोड़ दूं, वैसे आगे हम चर्चा करेंगे। जी देखिए मैं शिमला समझौते के समय बहुत यंग रिपोर्टर था, दिल्ली में ही हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में काम करता था। जी तो उसके वहां पर समझौता होता है, इंदिरा जी भुट्टो और बेनजीर भुट्टो तब आई हुई थी, आज भी वो गेस्ट हाउस है, आप कभी हिमाचल जाएंगे, हिमाचल के हमारे मित्र बैठे हुए हैं। जी तो उस ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई उसके साथ और भुट्टो को खाना खिला रहे, उनकी आतिथ्य करे, उनकी बेटी का अपनी बेटी की तरह से उसको आतिथ्य दे रहे हैं। तो ये रणनीति कूटनीति साथ साथ काम करती है। जी यदि हम लड़ भी रहे हैं, अभी लड़ने की स्थिति नहीं आई, जी हमारे सेना को ये कहा जाना चाहिए कि मेरी तरफ से छूट है, कोई ऐसा मौका है जैसे अभी तुमने अंदर नहीं घुसने दिया। जी। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारी एलएसी में उनको घुसने नहीं दिया गया, जी। माने हमने बाहर निकल करके उनको धक्का दिया ना, जी उसमें हमारे लोग घायल हुए, उनके लोग घायल हुए। जी। हमें गौरव है कि हमारे किसी भी 1 इंच भूमि पर उनको अंदर नहीं घुसने दिया, अभी तक वो नहीं है। जी वो ऐसी अपनी सीमा के पास जो तंबू अंबू बना करके कुछ और काम कर रहे हैं, उसको हमने रोकने की कोशिश की। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। भारत का उनका जाना चीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज है कि हम निपटने को तैयार हैं, लेकिन हम शांति चाहते हैं, जी। हम बात कर रहे हैं, हम कूटनीति कर रहे हैं, हम जी। कूटनीति के जरिए हम संबंध भी धीरे धीरे आर्थिक मामलों में, कल से सब कुछ बंद नहीं कर दिया। हमारी इतनी कंपनियां हजारों करोड़ लगा करके वहां बैठी है शंघाई में, क्या उनको ताला लगा के बर्बाद कर दिया जाए? जी। ऐसा नहीं है, वो काम भी करती रहे, हम लड़ते भी रहेंगे। लेकिन ये श्री कृष्ण ने क्या सिखाया था, जी। रात को जाकर के कौरव पांडव कहीं बैठ भी जाए तो खाना साथ में खा सकते हैं। जी। हमारा संदेश भारत का ये रहा है, जी युद्ध यदि हो रहा है शांति के समय में हम साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। जी तो ये जो कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र की बात प्रधानमंत्री मोदी ने वहां कही है, इसकी भी कोई व्याख्या करना चाहेंगे आलोक मेहता जी इस कार्यक्रम में? देखिए बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि हमने जितनी तैयारी हमारे यहाँ, देखिए ये तो सुरक्षा विशेषज्ञ कई बार बता भी चुके जी। हैं, और मतलब हम खुद भी, मैं उन पूरे इलाकों में लद्दाख में भी गया हूँ, बहुत पहले भी गया हूँ, जब खाली सामान ऊपर से गिराने की सुविधाएं होती थी, ज्यादा वहां हवाई अड्डा भी ठीक से नहीं था। जी तो वो उसके बाद भी जाकर के मैं गया हूँ वहां रहने, जैसा आपने कहा कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, जी। वहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जी लेकिन जैसा आपने मित्र भी कह रहे थे और अनुरुद्ध जी भी बात मानेंगे कि यदि आप पहले से कुछ की बाकायदा औषधि भी होती है जो लेकर के जाते हैं तो संवेदनशील इलाकों में जा सकते हैं। वहां पर पेंगमंग जो झील वाला इलाका है, जी। तो इसके पीछे बहुत एक आगे की रणनीति का एक हिस्सा है, जी जिसके तहत सुदर्शन चक्र, मतलब देखिए जो अभी शुरू में एक बात नहीं उन्होंने कहा था आर्मी में, जी। वो पूछ भी रहे हैं कि क्या टुकड़े, देखिए आज तक कोई बयान बता दें मनीष तिवारी जी नहीं,
राहुल गांधी या मनमोहन सिंह या उससे पुराने बुजुर्ग नेता भी कोई बता सके आपको। कभी हमने नहीं कहा कि हमने टुकड़े किए। बांग्लादेश अपनी आजादी चाहता था, वहां के जिनसे लाखों लोग जो मारे गए उसमें उन लोगों की हमने केवल मदद की। और जब पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की कोशिश की, हवाई जहाज जब दिल्ली तक वो दौड़ा के आगरा तक लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने उनके मुंह तोड़ जवाब दिए। हमने पाकिस्तान नहीं तोड़ा। हम आज भी बलूचिस्तान हम नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान में उनके लोग, उनका बलूचिस्तान ने नाम लिया है कि हमने किया जो भी कराची में हुआ, हम थोड़ी कर रहे। कल बलूचिस्तान अलग हो जाए, कश्मीर असली सही बात है, कश्मीर जो हमारा है उस कश्मीर की तरफ वहां अक्साई चीन के जरिए जब चीन पहुंचने की कोशिश अपना पहले से किया हुआ है। पाकिस्तान ने कल ही कुछ फैसला किया है कि उस कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया जाए। तब हम ये कहना चाहते हैं कि उधर निगाह मत उठाना, कश्मीर हमारा है, आज नहीं तो कल वो पूरी तरह से खुद ही हमारे पास आ रहा है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम हमला करके लेंगे, हम कह रहे कि कश्मीर के लोग भारत में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो निशाना निश्चित रूप से कश्मीर है। उसका भी निशाना है कि आप कश्मीर को लेने की कोशिश न करें, क्योंकि मेरा न्यूक्लियर प्लांट उसके जो अक्साई चीन के पास जो है उनके प्लांट नहीं, जहां जैसे हमारा पोखरण है ना, सारे उनके परमाणु के परीक्षण उस इलाके से लगे हुए इलाके में रहते हैं। सियांगांग उस तरह का इलाका कहलाता है वो वहां पर वो परमाणु की तैयारी करते रहते हैं। उनको डर है कि हमारी सड़कें अरुणाचल चली गई, इधर से हम लद्दाख पे चले गए, तो कल तो कई जरूरत हुई तो उनको अक्साई चीन का रास्ता यदि बंद हो गया तो कल हम वहां पर कोई दूसरा ताकत या 10 साल बाद 5 साल बाद उनके परमाणु जहां पर परीक्षण होते हैं वहां से चलते हैं, उसको भी खतरा हो सकता है। चीन डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, ये कहना आलोक मेहता जी का। लेकिन मैं एक बार फिर विशंबर दयाल जी के पास में आता हूं। विशंबर दयाल जी, आपसे बतौर सैन्य विशेषज्ञ ये समझना चाहता हूं कि हम बड़े पैमाने पर दोनों पक्ष की जमावट देख रहे हैं सीमा पर। ये दौर हमने पहले भी देखा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, अगर आपको स्मरण होगा, बल्कि आप तो उसमें भागीदार रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है, आप भी और वत्स साहब भी, कि उस समय भी बड़े लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान की सीमाएं जमावट रही थी। आपसे जानना चाहता हूं कि ये सीमाओं पर जमावट रखने से क्या कुछ करने की कोशिश दोनों देश की सरकारें कर रही हैं? थोड़ा समझ पाएंगे हम? कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन मौजूद हैं, ये किस रणनीति के तहत है? देखिए हिमांशु, पहले तो मैं एक आप सबसे सवाल पूछ चुके, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपका बड़ा जटिल सवाल है, जो कि पॉलिटिकल है और जिसमें रक्षा मंत्री नहीं गए और प्रधानमंत्री चले गए। देखिए, आपको माननी पड़ेगी ये बात कि रक्षा मंत्री भी एक बहुत ऊंचे कद के बीजेपी के नेता है और प्रधानमंत्री भी बहुत ऊंचे कद के, और ठीक है वो प्रधानमंत्री वो आज वो है, लेकिन राजनाथ जी का एक बहुत ऊंचा कद है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हो ना, तो एक मैसेजिंग है, एक मैसेज है, उसको या तो आप ग्रेजुएटेड रिस्पांस दे दो, फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी दे चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर दे देते, फिर कुछ दिन बाद। मैं समझता हूं किसी हद तक प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, और जो कि अब तक चाइना जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो चाइना की कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी जब भी बात की है उन्होंने बोला पीस मेंटेन कीजिए, ये मेंटेन कीजिए। भाई पीस तो आपने भंग की है, हमने थोड़ी भंग की है। तो इस चीज को अगर आपको एक ग्रेजुएटेड अगर आप लेते तो एक लंबे समय तक आपके जो प्रधानमंत्री चाहते हैं इसका समाधान हो और जल्दी समाधान हो, क्योंकि हम कोविड से भी फाइट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड, पूरी दुनिया कोविड से एक इकोनॉमिक वो भी फाइट कर रही है, तो एक बड़े गंभीर दुनिया बड़े गंभीर दौर से गुजर रही है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये खुद इनिशिएटिव लेके और एक सोच समझ के किया होगा, ऐसा नहीं है पूरी। तो मेरा सवाल है इस पे, जब आपने इस विषय को थोड़ा सा छूने की कोशिश की, तो मेरा प्रति प्रश्न है आपसे, क्या इस सरकार में संवादहीनता की स्थिति है कि देश के रक्षा मंत्री अपना कार्यक्रम बना लेते हैं, प्रधानमंत्री की क्या सहमति उस कार्यक्रम के समय पर नहीं रहती है, या पिछले 2 दिन में ऐसा क्या बदला जिसके कारण से प्रधानमंत्री ने उनका दौरा निरस्त करा के खुद जाने का फैसला लिया? कहीं ना कहीं सवाल तो है। मैं देखिए, आपको बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नहीं है, 2 उस पार्टी के बड़े टावरिंग लीडर हैं भाई साहब। और अगर आप बेशक अमित शाह आप पार्टी प्रेसिडेंट रहे, होम मिनिस्टर बन गए और ये, लेकिन राजनाथ जी का एक कद है, आपसी बातचीत है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई दीवारें बनी हुई दोनों के बीच में। आई एम श्योर बहुत बातचीत करके बहुत कोई उन्होंने फैसला लिया होगा। पहले ये राइट हुआ होगा कि रक्षा मंत्री का डिक्लेयर कर दें,
तो कुछ ना कुछ उन्होंने पार्टी का और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का, पार्टी को छोड़ो गवर्नमेंट की एक बहुत सोची समझी चाल होगी। और मैं जैसे कह रहा हूं ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस नहीं, शायद प्रधानमंत्री एक डायरेक्ट मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि कई बार ग्रेजुएटेड रिस्पांस में दुश्मन आप यहां तक आए, दुश्मन भी यहां तक आ गया, आप यहां गए, दुश्मन भी यहां तक आ। अब प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल लेवल पे तो यहां लेंगे ना, अब तो या पॉलिटिकल लेवल पे आइएगा, और नहीं तो साहब आपको एक दिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या आपको अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी, या आपको उसको वापस जाना पड़ेगा, उसको फिंगर 4 से पेंगोंग शो में वापस जाना पड़ेगा, फिंगर 8 पे सिरजाब बेस पे जाना पड़ेगा साहब। उसने डिफेंसेस बनाए हैं फिंगर 4 पे, ऐसा नहीं है कि उसने घुसपैठ नहीं की है, उसने की है। और ग्राउंड की जो हालात है मैं वो नहीं बता सकता, वो सिर्फ सेना बता सकती है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। देखिए जो 2002 में था वो अपराक्रम था, आपका पाकिस्तान के खिलाफ था। मैं समझता हूं उसमें आपकी जो मोबिलाइजेशन थी और जो आपका 1 साल का झटका था पाकिस्तान को, बगैर लड़ाई के आपने पाकिस्तान को अगले 10-15 साल तक उसकी इकोनॉमी पे, उसकी डिफेंस फोर्सेस पे, उसकी कोहेशन पे ऐसी वॉर की है बगैर फाइट किए। हमारी जरूर मोबिलाइजेशन नहीं, हम जरूर है, उसका अपने आप में एक इम्पैक्ट पड़ा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो आप हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे। तो भारत शायद एक मैसेज कन्वे करना चाहता था और वो मैसेज कन्वे कर दिया, बहुत स्ट्रांग मैसेज कन्वे किया उस टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। और लड़ाई नहीं हुई, उसके वेरियस इंटरनेशनल, देखिए कई बार लड़ाई नहीं होती, कई बार कुछ चीजें होती, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल किस टाइम पे क्या चीज है, इंटरनेशनली आज इंटरनेशनल ऑर्डर जो है डिसऑर्डर में है, तो आज दूसरे हालात है, उस टाइम दूसरे हालात थे। अब जिस तरह से दोनों सेनाएं हैं, देखिए साहब, चाइना तो सोच समझ के आया था, बड़ी सोची समझी गहरी चाल थी। चाइना ने एक नैरेटिव ले किया और चाइना एक मैसेज कन्वे करना चाहता था, जो चाइना ने कर दिया। अब भारत को सोचना है, चाइना को नहीं, भारत को फैसला करना है कि उसके किसी पॉलिटिकल, इस प्रेशर में कोई पॉलिटिकल कंसेशन, कोई डिप्लोमेटिक कंसेशन ना दे। और इस प्रेशर से निकलने के लिए भारत की सेना को एलसी पर इनिशिएटिव रीगेन करना पड़ेगा। देखिए जब सेनाएं आती हैं, आखिर 15-16 तारीख को आपने 20 शहादतें दी है साहब, चाइना तो नहीं मानता कि मैंने एक शहादत दी है, या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बोले मेरी भी शहादतें हुई हैं, या वो बोले भाई मैं माफी चाहता हूं, हमारी सेना से गलती हुई, हम जो लाइन है उससे जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति में है जिससे ना चाइना बैकआउट करना चाहता, क्योंकि इंटरनेशनली उसकी इमेज पर बहुत वो असर पड़ेगा, और भारत बिल्कुल बैकआउट नहीं कर सकता। चाइना जब बैकआउट, और ये अगर आप सोचते हो कोई आपकी इस युद्ध में कोई मदद करेगा, हथियार दे सकते हैं और आपको सपोर्ट दे सकते हैं, इनडायरेक्टली इंटरनेशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो भारत को लड़नी पड़ेगी साहब। लोहा लोहे को काटता है। भारत के पड़ोसी भी देख रहे हैं, आपके बहुत पड़ोसी हैं जो बेचारे कमजोर हैं, जो चाइना के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, जो चाइना के आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में है। अगर आप इस स्टेज से बैकआउट करते हो तो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी स्थिति होगी। आज भारत को, भारतीय सेना को इनिशिएटिव लेके काउंटर वेलिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि इनिशिएटिव रीगेन करे, जिससे चाइना एलसी पर भी डिफेंसिव फील करे। अभी दोनों बराबर फील कर रहे हैं, और हमने अपनी शहादत दी है, हमने अपने शहीदों को सलाम दिया है, सब कुछ किया है, हमारी जनता जानती है। और चाइना जो है वो उसको छुपाएगा, क्योंकि उसकी कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी कम्युनिस्ट रिजीम है। तो इस हालात में भारत को इनिशिएटिव लेता रहना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज करना पड़ेगा, और चाइना पे आपको प्रेशर डालना पड़ेगा चारों तरफ से। बड़ी खरी बात कह रहे हैं विशंबर दयाल जी। उन्होंने कहा कि हमें अपना अपर हैंड साबित करना होगा। अभी चाइना का अपर हैंड है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए स्थिति ठीक नहीं है। वत्स साहब हमारे साथ में हैं। वत्स साहब, 2 सवाल आपसे हैं। एक पहला तो जानने का विषय यह है कि बार बार ये बात आती है जानकारी में कि पिछले 6 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम बड़े स्तर पर किया गया। कोशिश की गई कि सेनाएं काफी मुफीद तरीके से उन इलाकों तक जा सके जहां तक पहुंचना सहजता में संभव नहीं। आलोक मेहता साहब ने जैसे अभी जिक्र किया कि पहले लेह लद्दाख जाने के हालात नहीं होते थे, ऊपर से सामान गिरा दिया जाता था, पर अभी एयरपोर्ट भी बने हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। और इस चीनी संकट के संदर्भ में जो अभी सीमा पर चल रहा है, इसमें भी कहा जाता है कि एक सड़क बनाई जा रही है जो कश्मीर तक कनेक्ट करती है, और उसके कारण से चीन बौखलाया हुआ है। आपसे जानने का विषय यह है कि ये सारा प्रोपोगंडा, ये सारा तनाव चीन ने क्या इसलिए किया है, बतौर सैन्य अधिकारी आपसे पूछ रहा हूं, ताकि हम अपनी इन गतिविधियों को रोक दें? और क्या चीन अपनी इस कोशिश में सफल हो रहा है? क्योंकि इन तनाव ने हमारी चीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित तो किया है। देखो, पहले
हिंदुस्तान की नीति ये थी, आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जी एंथनी साहब ने बोला था जी कि बतौर आवर पॉलिसी हम अपने साइड को डेवलप नहीं कर रहे, खासकर सड़कें, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, जी ताकि चीन वॉक डाउन ना करे। जी और चाइना साइड में क्योंकि तिब्बत एक प्लेटू है जी। एंड देयर पॉलिसी इज कि दे डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हमारी सरकार ने आके ये ही नहीं, जी गलवान घाटी तक ही नहीं जी या दौलत बेग ओल्डी तक ही नहीं, जी पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे सड़कें, हेलीपैड्स जी बनाए हैं। जी 90 ऑफ देम आर जी। प्लान्ड और उनमें से 70 के करीब बन चुके हैं। जी ऐसे हालात में मैं कहता हूं जी कि हमारी पॉलिसी है कि वाई दे विल वॉक इन टू अस, जी वी विल वॉक इन टू देम। जी तो ये पॉलिसी चेंज है जी और बॉर्डर रोड ने बड़ा अच्छा काम किया है इस जी। मामले में। जी तो दिस इज ए चेंज ऑफ पॉलिसी। हमारा नजरिया डिफरेंट है। हम कहते हैं कि हम ताकत से डील करेंगे उनसे, ये नहीं करेंगे कि दे विल वॉक इन जैसे पहले आ गए थे। तो इस वजह से वी आर डेवलपिंग द रोड्स, वी आर डेवलपिंग द हेलीपैड्स जी और वी आर डूइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरिया, ताकि हमारे सैनिकों के लिए रसद पहुंचने के लिए जी। और किसी भी तरह के लिए वो एक सहूलियत हो। जी तो ये मैं कहूंगा हमारा नजरिया डिफरेंट है जो हमारी पहले वाली सरकार से। दूसरी बात एक मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, आपने मेरे से पूछा है, जी अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि भाई आप सैनिकों की शहादत का श्रेय ले रहे हैं। जी उसमें ये कहूंगा कि नहीं, सिक्योरिटी के मामले में न तो प्राइस टैग होता और न पॉलिटिक्स होती, जी वो मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल होता है। जी ऐसे मैं को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि 62 की वार में मैं एक स्कूल गोइंग चाइल्ड था जी और मेरे याद है नेहरू जी ने चाइना को एक बेशर्म दुश्मन बताया था जी और नेशन मोबिलाइज हुआ था उनके पीछे। जी यहां तक कि 63 में 26 जनवरी को आरएसएस को परेड में शामिल किया गया था और नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारी डिफेंस लाइन है, जी पूरा देश उनके साथ था। जी। फिर 71 मेहता साहब ने याद दिलाया था, जी। 71 मेरे को याद है कि वाजपेयी जी ने जी पार्लियामेंट में इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार बताया था। जी तो इस तरह से हम चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स ना करे, जी ऐसे मौके पे, ऐसे मुद्दे पे जी प्रधानमंत्री नेशन को रिप्रेजेंट करता जी। है और उसका वर्ड शुड बी ए फाइनल वर्ड, लेट इट बी स्ट्रेटेजिकली, और पूरा देश उनके पीछे लामबंद हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात वही डॉक्टर साहब ने कही है और मैं एक बार फिर अनिरुद्ध जी के पास जाता हूं। अनिरुद्ध जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता इतने ज्यादा नरेंद्र मोदी से डर गए हैं कि ऐसे नाजुक समय पर यह भय सता रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा करेंगे, नरेंद्र मोदी के खाते में कोई उपलब्धि आएगी और इसके कारण हम और पिछड़ जाएंगे, इसलिए धैर्य नहीं रखा जा रहा? कोई दिन नहीं छूट रहा जिसमें अपनी ही सरकार को, अपने ही नेता को ना घेर दिया जाए? क्यों इतना बेचैन है आप? देखिए, जहां तक चाइना के बारे में बात है या कि दूसरे देशों के जो संदर्भ में बात है, जी फौज के साथ, आर्मी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसमें जी। निस्संदेह कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। जी परंतु जो फोटोग्राफी या एक मॉडलिंग स्टाइल जिसको बोल सकते हैं, एक अपना मैनेजमेंट जो मोदी साहब अपना करते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि कितने किलोमीटर के अंदर जो है कब्जा जो है चीनी सैनिकों ने किया, क्या क्यों जो है हिंदुस्तान सैनिकों को गुत्थम गुत्ता जो है वो करनी जी। पड़ी, और कितने दिन, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, जी। ये कम से कम 1 साल से उनकी प्लानिंग चल रही थी। क्या उनको क्या हमारे जो आईबी के अधिकारीगण हैं, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था, या कि होम मिनिस्ट्री को इसका इल्म नहीं था? जी। ये बात देश जानना चाहती है। एक बात बताइए कि आपने कहा कि उन्हें मॉडलिंग का जो शौक है, अभी आपके नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कहां छुपे हुए हैं प्रधानमंत्री, डर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोर्चे तक पहुंच गए, एक भी ट्वीट नहीं आया कि सैल्यूट करता हूं, ये साहस दिखाया। इस समय पर कहां छुप गए राहुल गांधी? लोग सवाल कर सकते हैं।
क्या 18 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान आया कि अगले दिन एक हफ्ता तो उन्होंने अपनी जुबान ही नहीं खोली कि बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ है। अनुरुद्ध जी, आप तो क्या बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संदर्भ में क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि तुरंत युद्ध का ऐलान कर दें? कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाई कभी? जो आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो आप 1971 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जेल में सड़ते रहे थे शेख मुजरबी रहीम साल भर तक याहिया खान की सरकार के दौरान, उसके बाद में यहां तक नौबत पहुंची थी। कोई रातों रात एक घटना के आधार पर जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भारत ने फौजें नहीं भेज दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संदर्भ में एक पर्याप्त समय, पर्याप्त योजना, पर्याप्त व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। क्या कांग्रेस पार्टी जो 135 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संदर्भ में इसके लिए भी कोई ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है? हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या 18 दिन बाद फौज का ध्यान आ रहा है, फौज का मनोबल क्या 18 दिन बाद प्रधानमंत्री को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? कि रक्षा मंत्री अनिरुद्ध जी का सवाल है कि 18 दिन बाद मोर्चे पर क्यों गए? आलोक मेहता जी हमारे साथ में है, 50 साल से ज्यादा का सक्रिय पत्रकार के तौर पर अनुभव है। आलोक मेहता जी, अनिरुद्ध जी की जिज्ञासाओं का, उनके सवालों का समाधान मैं करूं ठीक है, आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति के माध्यम से कोई जवाब आएगा, मुझे लगता है अनिरुद्ध जी की और कांग्रेस पार्टी की जिज्ञासाओं का समाधान हो पाएगा। आप ही रोशनी डालें अनिरुद्ध जी के सवाल पर, क्या होता आया है और क्या होना चाहिए था? देखिए, अनिरुद्ध जी या मनीष जी, मतलब प्रतिपक्ष में रह करके वो जो बात कहते हैं, डेमोक्रेसी में हम और आप भी जैसा उपयोग करते हैं, उनको भी हक है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन ये सवाल देखिए, कहीं भी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो कहीं सीधे नहीं पहुंच जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को अफगानिस्तान में यदि कुछ करना है तो सीधे थोड़ी खुद वहां पर पहुंच जाएंगे, या वियतनाम में कोई लड़ाई हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति वहां चला। तो अभी तो लड़ाई नहीं हुई, पहली बात यह है। इसलिए मुझे लगता है कि वो उनकी सेना तय करती है, उनके अधिकारी हमारे तय करते हैं। और आज भी देखिए, श्रेय सेना को देने के लिए वो गए थे, वो कोई ये नहीं कहने गए थे कि आप देखो मैंने कर दिया। वो तो कह रहे थे आप लोग जो लड़ रहे हैं हम आपके साथ, पूरा देश आपके साथ है, नंबर 1 जी। दूसरा, मैं एक बात ध्यान दिलाऊंगा हिमांशु जी, अब तो चूंकि मैंने कहा ना, हम बांग्लादेश का नाम बार बार आ रहा है जी, बहुत कम लोगों को याद है, अभी भी इतिहास पढ़ लेंगे जा हमारे जो मित्र लोग हैं, कि उस समय चीन को डिप्लोमेटिकली ऐसी कोशिश की गई थी कि चीन पाकिस्तान का साथ न दे जी। अमेरिका ने तो हमारा वो 7वां बेड़ा भेज दिया था। हिमांशु जी, आप तो बहुत खुद बहुत ज्यादा अच्छे पत्रकार हैं जी, आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी बेड़ा आ गया था। बिल्कुल। तो देखिए कितना बदलता है चीन का। कोई आप बता दीजिए कि चीन ने उस समय यहाँ, चीन ने अपनी सीमा पर जरूर तैनात कर, 62 की लड़ाई के बावजूद, 65 की लड़ाई के बावजूद जी, इंदिरा गांधी ने भी चीन के साथ एक कोशिश की। सुब्रमण्यम स्वामी इसके गवाह और भी हैं, जो उस समय, आप उनसे भी इंटरव्यू करिएगा कल परसों कभी भी, या और एक आध बार कहीं बोला भी है उन्होंने कि उनका भी सहायता ली गई कि वो जाके कहें कि भाई कोई कोशिश हो कि चीन उस समय, चूंकि जो बांग्लादेश वाला जो मुद्दा है, और इसलिए उस सीमा पर जरूर एक तो हमें खतरा ना आए जी। तो ऐसा जैसे आज हम रूस के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, कि आज हमें जरूरत हो तो वो उसका किसी का साथ अमेरिका भी न दे पाकिस्तान का जी। असली लड़ाई ये है कि वो तवांग को तो चाहते तिब्बत का हिस्सा बना करके, आज भी तवांग तो अरुणाचल की राजधानी है अब जी। वो तो कभी भारत कभी देगा नहीं जी। जैसे कश्मीर को नहीं देगा। इसलिए मेरा मानना है कि पूरे देश को साथ देना चाहिए। ये कहना कि वो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, कल क्यों बोले थे, कल क्यों नहीं बोले थे, ये बहुत छोटी बातें हैं जी। एक बड़ा दिल रख करके संसद में बहस करें, 62 पे बहस करें, 65 पे करें, 71 पे करें, 2035 में आगे क्या योजना है उसके लिए क्या जोर डालें। मेरा निवेदन ये था, मनीष आपने चित्र देखा होगा, आनंद शर्मा जी जो विदेश मंत्री थे पहले एक समय में जी, वो और सोनिया जी, राहुल जी के साथ चीन के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे जी। आज वो भी फोन उठा करके पूछे भाई साहब हमला क्यों कर रहे हो, और पब्लिक में आप हिमांशु जी को भेजें, सारे मीडिया को भेजें, हमने चीन से कहा कि तुम कैसे हिम्मत किया, हमारी दोस्ती दिखाते हो, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन है और तुम कहते हो कि तुम हमला कर दिया। आप बताइए, कोई आपको दिखाई दे रहा है कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसा चीन के साथ उन्होंने किया हो? चीन के साथ अच्छे संपर्क उनके हैं, हो सकता है मोदी जी भी कह रहे हो भैया उनको समझा दो। गुलाम नबी आजाद हो सकता है समझाएं किसी को, गुलाम नबी आजाद तो बार बार कहते हैं मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं। तो ऐसी स्थिति में जरा समझदारी से दिखाएं। और भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया की प्रतिष्ठा इस मुद्दे पर है कि आतंकवाद पाकिस्तान का हो या चीन का विस्तारवाद हो, उसे रोकना चाहिए। वो साइबर युद्ध भी करने वाला है, कर रहा है,
उससे भी लड़ना है, वो उससे बड़ी लड़ाई है। मोर्चे से बड़ी लड़ाई हमारे मीडिया के जरिए वो जो हमला करता है वो भी बड़ी लड़ाई है हिमांशु जी। मैं ये निवेदन कर रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, लेकिन क्या आप भी इस बात को कहीं महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस जो लगातार सिमट रही है, सिकुड़ रही है, इस मोर्चे पर भी इस बात को लेकर भयभीत है कि कहीं नरेंद्र मोदी या भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार कुछ ऐसा न कर गुजरे जिसमें भारत का अपहरण दिखे और कांग्रेस के लिए गुंजाइश न बच जाए, इसलिए उकसाने की कोशिश है या बौखलाहट है? आप कहीं महसूस करते हैं इस बात को, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस की हर रोज आ रही है प्रधानमंत्री के संदर्भ में? देखिए, मुझे लगता है कि जो निशाना बनाया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। चलिए, उनकी पार्टी के वो नेता हैं, उनकी पार्टी तय करती है कि वो ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री से ही रोज सवाल करें, हम नीचे किसी से बात ही नहीं करना चाहते। अभी हमारे अनुज जी कह रहे थे कि भाई बताते क्यों नहीं? अरे भाई, राजनाथ जी बोल चुके, थल सेनाध्यक्ष बता चुके, पूर्व सेनाध्यक्ष बता चुके, जनरल वीके सिंह ने पूरा डिटेल बता दिया जो खुद सेनाध्यक्ष थे। सरकार कैसे बताती है? प्रवक्ता बता। शी जिनपिंग का एक लाइन बता दीजिए जिसने भारत के खिलाफ बोल दिया हो। हम ट्रंप नहीं है, ट्रंप की तरह पागलपन, मैंने सॉरी टू से, अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन ट्रंप तो कुछ भी आय बादशाह बयान करते रहते चीन के बारे में भी, और चीन से धंधा भी करते हैं। चीन के सारे सबसे ज्यादा साइबर युद्ध में वो भी शामिल है। वो कभी भी भारत को भी आंख दिखाते हैं अमेरिका। तो क्या करें, हम लोग वैसा तरीका अपना ले, हम भी ट्रंप को गाली देना शुरू कर दें या ब्रिटेन को गाली देना शुरू कर दें? इसलिए जरा समझदारी। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में बड़ी भूमिका के नाते रोज प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है, लेकिन उससे उसकी प्रतिष्ठा ही कहीं न कहीं जो समाज में, जनता में, मेरे हिसाब से उससे उनका कद नीचा हो रहा है। उससे उनको उतना फायदा इस मुद्दे पर नहीं मिलेगा। महंगाई पर मिले, गड़बड़ियों पर मिले, पेट्रोल पर मिले, और सारे मुद्दे हैं जिसके लिए वो लड़ाई करें, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में प्रतिपक्ष की भूमिका ही जरूरी है और बड़ी पार्टी की जरूरी है। ये छोटे छोटे दल जो दो पार्टी वाले हैं ना, मेरा मानना है दो लोगों वाला, वही सबसे खतरनाक है। हिटलर के समय में 27 पार्टी आ गई थी, आज भारत में 28 पे 500 पार्टियां बनाने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जीवित रहे, ये बीजेपी के भी हित में है। लेकिन ये नहीं हो कि वो कहें कि हम तो खुद ही बर्बाद हो जाएं। कांग्रेस रसातल में चली जाए, ये कौन चाहेगा? कांग्रेस रसातल में चली जाए, ये कौन चाहेगा? पर इस मुद्दे अंकित है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पर है। अनिरुद्ध जी हो सकता है असहमत हो, पर एक जनरल परसेप्शन इस दिशा में बन रहा है। आखिरी बातचीत के लिए मैं एक बार फिर वत्स साहब के पास में आता हूं। वत्स साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर आज के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, प्रधानमंत्री ने सेना का मनोबल बढ़ाया, दुनिया के संदर्भ में भी बात कही, लेकिन आपसे जो जानने का विषय है कि आखिर इसका समाधान किस रूप में देख रही है आपकी पार्टी, और या बतौर पूर्व फौजी आप किस रूप में देख पा रहे हैं कि आखिर करना क्या चाह रहा है भारत इस मसले पर? कैसे सुलझेगा मसला? सेनाएं जमाए रखने से, यह भाषणबाजी से, या इसके इतर भी कुछ करेंगे? क्योंकि जो बात विशंबर दयाल जी कहकर गए थे कि जो भी व्यक्ति चीन पर भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। पहले नेहरू जी ने खाया, क्या जनरल वत्स मानते हैं कि हां, नरेंद्र मोदी ने भी धोखा खा लिया है और उससे सबक सीख के कुछ नया करने वाले हैं? मैं ये कहूंगा कि चाइना का और हमारा इतना पुराना उलझाव है। यानी निरुद्ध जी कह रहे थे कि क्या आपने इतने किलोमीटर एरिया दिया? मैं कहता हूं नहीं, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नेहरू जी के टाइम में चाइना को गया, अक्साई चीन वाला, और वो हमारे एरिया पे क्लेम डालते हैं। तो ऐसे में एक पैकेज डील होना, क्या ये पॉसिबल है? एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एक कंटिन्यूड स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि हम, आप मारोगे तो हम उससे बड़ा थप्पड़ मारेंगे। साइमल्टेनियसली कंटिन्यूड वार्तालाप, बातचीत होती रहेगी और व्यापार भी होता रहेगा एक स्टेज तक। क्यों? कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। न्यूक्लियर पावर में लिमिटेड वारफेयर भी एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रीच होने तक होता है, फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का बात आ जाती है। तो ऐसे हालात में हमारी सिचुएशन, उधर पाकिस्तान, चाइना उधर से वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कोशिश कर रहा है, हम भी क्वाड के मेंबर हैं, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ताइवान भी है। ऐसे हालात में
ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, फ्लेयर अप होगा, जी। फिर कम हो जाएगा, जी। सेनाओं की तैनाती रहेगी जी। और मैं कहूंगा कि ये चलता रहेगा सिलसिला। उसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पीस भी आएगी जी। तो वो ताकतवर को पीस मिलेगी, जी। कमजोर को पीस भी मुनासिब नहीं होगी। ऐसे मौके पे हमें अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी सामरिक ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसमें हमारी काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। मगर इस वक्त हमें तैयार रहना पड़ेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट पीस अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़े और चाइना को यह महसूस हो कि आपका जो आर्थिक विकास हुआ था जी। वो बहुत बड़े खतरे में पड़ गया, तो उसकी विकास नीति के तहत वो मैं कहूंगा ब्लैकमेल नीति, यानी कि पहले आप विकास करो फिर श्रीलंका पे ना कर सका तो उसका पोर्ट रिलीज पे ले लो 99 ईयर्स के लिए। वही हाल सी पैक का होने जा रहा है जी। कि वहां 68 करोड़ तो इमरान खान जी मानते हैं कि हमारे जनरल साहब और चाइना की कंपनी मिलके चूना लगा गए। ऐसे हालात में अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गए तो चाइना पे प्रेशर आएगा, तो आर्थिक दबाव इंटरनेशनल पड़ सकता है, भारत उसमें एक कड़ी हो सकता है। बड़ी मेरे ख्याल महत्वपूर्ण से बात इस तरह का बड़े महत्वपूर्ण बात बस साहब ने कही कि अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसी कोई हालात नहीं है। सामरिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, तीनों मोर्चों पर ही अभी टकराव का सिलसिला जारी रहेगा और जीत हासिल करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को ताकतवर साबित करना होगा। जो आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पे बोला भी कि वीर भोग्या वसुंधरा, तो हमें अपनी वीरता को, अपने शौर्य को, अपने सामर्थ्य को साबित करना होगा और वही कोशिश शायद इस समय देश में की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वह हालात को समझ पाने में कम से कम चीन के मुद्दे पर नाकाम रह रही है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले पर हमसे चर्चा के लिए। समय है आज की पंक्तियों का। ऐसे दौर के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत कुछ लिख कर गए। कुछ पंक्तियां आज नरेंद्र मोदी जी ने साझा की, उसी को कुछ विस्तार देने की कोशिश आज हम इस समय पर करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर लिख के गए थे कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके से नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। और आखिरी पंक्तियां हैं कि अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो जिन 20 जवानों ने सीमा पर शहादत दी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि हमारे द्वारा भी, और उम्मीद इस बात की कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और जो भारत का गौरव है वह गौरव बरकरार रहेगा। इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई मुलाकात के अंतर्गत दिग्विजय सिंह से सार्थक संवाद के अंतर्गत। भूलिएगा नहीं, कल शाम 8 बजे। अब मुझे दीजिए सादर प्रणाम।